है एवरीबॉडी। सो कैसे हो आप सब? आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। दिस इज एपिसोड नंबर 489 ऑफ बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्परर। एंड पिछले एपिसोड में जन की टोली फाइनली उस स्काई हाई आइलैंड में पहुंच जाती है, जो कि बेसिकली फिनिक्स क्लैन का ट्रू होम था। लेकिन यहाँ पे भी सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा लोगों ने सोचा था। इन्हें पेड़ पौधे पहाड़ तो मिलते हैं, लेकिन फिनिक्स क्लैन के मेंबर्स नहीं। ये फाइनली माउंटेन रेंज के बिल्कुल सेंटर में जाते हैं, जहाँ पे सबसे ऊंचे 3 माउंटेन पीक्स मौजूद थे। इनमें से एक के ऊपर होता है एक प्लेटफॉर्म जो लाल रंग की ब्लडी मिस्ट को रखता है। वेल इसके बाद हमें कई चीजें मालूम पड़ी थी और होते हैं कुछ छोटे बड़े इंसिडेंट्स। जोनर की रिइंकार्नेशन से रिएक्ट करती है, ये ऑलमोस्ट अवेकन होने लगी थी। वहीं पे सबको मालूम पड़ जाता है कि इस फॉर्मेशन के बिल्कुल सेंटर में फिनिक्स क्लैन की प्रीवियस पेट्रियार्क मौजूद है, जिनका नाम था फेंग ल्यूआनी। और इनके सर के ऊपर जो क्राउन था उस पे एक लाल रंग की फ्लेम मौजूद थी। ये और कोई नहीं बल्कि होली फ्लेम रैंकिंग की नंबर 9 फिनिक्स निर्वाणा पिल होती है। और यही जूनर की परेशानी को हल कर सकती थी, इसलिए जैन उसका हाथ पकड़ के इस थ्रोन की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है। बट चीजें इतनी आसान कैसे हो सकती थी? फिर क्या वो टेरिफाइंग प्रेशर बजा देता है उसकी बैंड? अब चलो हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। ये वो सीन था जब जियान की आंखें खूनी हो चुकी थी। वो अपनी दांती मीस के बोलता है, जूनर यहाँ पे जल्दी से आओ, अपनी रिइंकार्नेशन सील को एक्टिवेट करो। इसकी पावर को तुम्हें फिनिक्स निर्वाणा पिल से रेजोनेट करना होगा। मैं अपनी सोल फोर्स को एज अ गाइड यूज करूंगा, जैसे हम उस फिनिक्स निर्वाणा पिल के ओरियन को बाहर निकाल के तुम्हारी रिइंकार्नेशन को फुली स्टेबलाइज कर सके। अभी बेसिकली जैन की हालत काफी खतरनाक होती है। उसने बस पंचर से सामने के क्रिस्टल ब्लॉक्स को तोड़ा होता है। वो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स चारों तरफ बिखर जाते हैं। इनमें से कई तो जियान के शरीर से चिपक गए थे, बिल्कुल पैरासाइट्स की तरह। ऊपर से जो रेड फिनिक्स निर्वाणा पिल थी, इसमें से वुश वुश की आवाजों के साथ वर्ल्ड एंडिंग टाइडल वेव निकलती हैं। ये जिस पर अपीयर होती हैं, जियान का बनाया हुआ पूरा क्रिस्टल कॉरिडोर कांपता है, जैसे उबलता हुआ समुद्र से निकलने वाला हो। उसके पीछे बिंग जुयाओ भी अपनी दांती मीस लेती है, और जो आइस फिनिक्स थी उसने अपने पंख फैला लिए थे। विजिंग आवाज रिलीज होता है, वो आइसी ऑरा जो कि फिनिक्स निर्वाणा पिल के ऑपरेसिव हीट को कम कर देता है। इसे एक सांस में बिंग जुयाओ समझ चुकी थी कि जियान क्या फेस कर रहा है। पेट्रियार्क फेंग ल्यूआनी के चारों तरफ इन फिनिक्स शैडोज जिस तरीके से फेंग ल्यूआन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, क्लियरली फेंग ल्यूआनी अब भी जिंदा है, बस वो एक डेलिकेट स्टेट में है। इसे जिंदगी और मौत का एक धागा भी बोल सकते हो, बिल्कुल डीप स्लीप की तरह। हाउएवर जैसे ही वो जागेगी, उनकी वो पावर और मैजेस्टी वो टेरिफाइंग होगी। उस स्ट्रेंथ के सामने पूरा ग्रेट 1000 वर्ल्ड थरथराएगा। हमारा फोकस जूनर पे गया था। उसके रिइंकार्नेशन सील में से ऐसा ऑरा निकल रहा होता है जो कि तेज चमकने वाली निर्वाणा फिनिक्स फ्लेम को अपनी तरफ खींच लेता है। वो प्रेशर सफोकेटिंग था, लेकिन चाहे कितना भी टेरिफाइंग हो, जियान जूनर को फुल सपोर्ट करता है। वो कहता है, जूनर तैयार हो जाओ, जब तक तुम्हारी रिइंकार्नेशन सेल पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं हो जाती मैं तुम्हें गार्ड करूंगा। तब तक फाइनली 5 लेगड गोल्डन क्रो ने अपने आसपास के क्योटिक ऑरे को हटा दिया था और वो फिर से आ गया था जूनर के कंधे पे। वो जियान से कहता है, लिटिल वन डोंट वरी, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। आखिरकार रिइंकार्नेशन सील को स्टेबलाइज करने के बाद ही वो सी ऑफ समसराम में जा सकते हैं, जिसे 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड को दोबारा जगाया जा सके। अगर ये सील यहीं पे कोलैप्स हो गई, 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड की रिइंकार्नेशन कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी। तभी गूंजती है बूम की आवाज और फायरी रेड होली फ्लेम जूनर को ढक लेती है। उसके आसपास के रेड क्रिस्टल ब्लॉक्स भयानक तरीके से जलते हैं। इस रिइंकार्नेशन सील के एक्टिवेशन में मिस्टीरियस फ्यूजन शुरू हुआ था। ये जूनर के एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा ठीक कर देता है। जब बिंगशुए उसकी कंडीशन को स्टेबलाइज होते हुए देखती है, वो अपनी उंगली का इशारा करती है। उसे एक ठंडी ऊर्जा जियान की तरफ बढ़ गई थी। वो कहती है, पावर्स तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगी, इसे अब्सॉर्ब कर लो। जियान भौं से कोटता है। ये रेड क्रिस्टल कॉरिडोर इतना खतरनाक था कि इसने जियान को ऑलमोस्ट शदीलाल बना दिया था कि बॉडी में जगह जगह पे होल्स दिखाई देते हैं। लेकिन जब ये कोल्ड मिस्ट उसके पास आती है, जियान के शरीर में बड़े बड़े बदलाव होने लगे थे। उन क्रिस्टल ब्लॉक्स में से निकलने वाली ब्लड रेड एनर्जी जो कि ओरिजिनली वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव थी, अब वो डिसॉल्व होने लगती है। ये धीरे धीरे प्योर ब्लड रेड लिक्विड में बदलती है। ये ऐसा था जैसे इस कोल्ड मिस्ट ने उस वायलेंट पावर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया हो। जियान को फिर से आइस एट्रिब्यूट की मॉडर्न की पावर का एहसास हुआ था। ये सच में टेरिफाइंग स्ट्रेंथ थी। अगर फ्यूचर में बिंग शुयो अच्छे से ग्रो कर पाती है तो इस दुनिया की एपेक्स बिंग की बराबरी कर सकती है। हमारा ध्यान जाता है उस ब्लड रेड लिक्विड की तरफ, जिसमें एक मैजेस्टिक लाइफ ऑरा भरा हुआ था, बिल्कुल स्पिरिचुअल। ये धीरे से जियान की त्वचा में बहता है
उसका दिल, उसकी मेरिडियंस, उसकी हड्डियां, उसे सब कुछ रिपेयर होता हुआ फील हो रहा था, जैसे लिक्विड जियान को एक नई जिंदगी दे रहा हो। बिंगशु हल्की आवाज में कहती है, फिनिक्स निर्वाणा फ्लेम के पास निर्वाणा प्रॉपर्टीज है। हालांकि ये उसकी पावर का बस एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जैसा तुम्हारे शरीर में होली फ्लेम का अमाउंट है, तुम्हारे लिए ये एक्सपीरियंस करना नेचुरल होगा। बिंगशु और धीरे से बोलती है। उसकी ब्यूटीफुल आंखें लॉक हो गई थी उस थ्रोन के ऊपर। हालांकि जन भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को सेंस करता है, लेकिन उसे फोर्सफुली सरप्राइज कर देता है। उसे इस लड़की से कुछ अजीब फील हुआ था, लेकिन लगता है बिंगशु ये समझ पा रही थी कि जन सोच क्या रहा है। वो कहती है, मैं अपने फेट को जानती हूँ, इसलिए जब तक तुम इस पावर को ऑब्जॉर्व कर सकती हो ऑब्जॉर्व करो। अभी आइस फिनिक्स ने भी अपनी पंख फैला लिए थे। एक के बाद एक आइस क्रिस्टल्स अनलीश होते हैं, जो कि फिनिक्स आइलैंड के टेम्परेचर को दबाते जा रहे थे। वो बिना शब्दों को बर्बाद करते हुए बता रही थी, ये मेरा चुनाव है। जन का चेहरा डिस्टॉर्ट होता है। वो कहता है, तुम। हाउएवर अब देर हो चुकी थी, क्योंकि अगली पर बिंग शुइया और वो आइस फिनिक्स अपने आप को आइसी स्टैचूज में बदल देते हैं। इस फॉर्मेशन माउंटेन की पीक पे खड़े होते हैं, इनके सर झुके हुए थे उस थ्रोन की तरफ। ऐसे सीन को देख के जन बस सहाय कर सकता था। लूनर गहरी कल्टीवेशन में चली गई थी और बिंग शुइया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट में जमा दिया है, जिससे जन उस ब्लडर लिक्विड को लगातार अपने शरीर में सर्कुलेट कर सके। ये हर एक साइकिल जियान को और मजबूत बना रही थी। उसकी त्वचा मजबूत होती और फिजिकल स्ट्रेंथ ये धीरे धीरे बढ़ती है। जियान भी अपने आप को शांत करता है। वो सोचता है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं देखना चाहूंगा कि क्या मैं इसके साथ अपनी अभी की लिमिट्स को तोड़ सकता हूँ। पफिंग आवाज के साथ उसकी ग्लेज होली फ्लेम आसपास के ब्लडर क्रिस्टल्स को स्मैश करने लगी थी। वो स्विचिंग आवाजें गूंजती हैं। जैसे जैसे जियान का अटैक बढ़ता है, उन क्रिस्टल्स में जमी रहने वाली वो 9 फिनिक्स शैडोज अचानक से रिलीज करती हैं हॉरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को। ये बिल्कुल ब्लैक होल की तरह थे। इनका प्रेशर जियान को अनाइलेट करने के लिए आगे बढ़ता है। इस हॉरर के सामने जियान का खून जम गया था। वो इंस्टिंक्चुअल डर उसकी हड्डियों में घुसता है, लेकिन कोल्ड साउंड के साथ जियान एक और क्रिस्टल ब्लॉक को बैम के साउंड से चकनाचूर कर देता है। वो लाल पदार्थ फिर से उसकी त्वचा में गया था। जियान को तुरंत एक मूवमेंट सेंस हुई थी। वो डिजास्टर उसकी तरफ आ चुका होता है, लेकिन इसी पर सिंहासन के ऊपर बैठी हुई औरत अपनी एक उंगली को हल्का सा हिलाती है। बेसिकली उसकी एक उंगली पड़ गई थी। ये छोटा सा एक्शन था, लेकिन इसने दुनिया को थमा दिया था। हालांकि फिनिक्स मैट्रियार्क अनकॉन्शियस थी, लेकिन तभी उनका एक इशारा भी इस दुनिया को शांत या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस स्टैंड के बारे में सोचना भी जान के लिए भी इम्पॉसिबल था। फिर वो सोचता भी नहीं है, वो फील करता है अपने शरीर में पावर को, अपनी हड्डियों को मजबूत होते हुए। हालांकि यहाँ पे रहना रिस्की था, लेकिन वो कंटिन्यू करता है। बेसिकली यहाँ मौजूद हर एक क्रिस्टल ब्लॉक फैन यांजिंग से आया था, एक ऐसा डिवाइन मटेरियल जिसका जन्म निर्वाणा फिनिक्स फ्लेम के साथ हुआ था। ये सारे क्रिस्टल्स अनपैरेलल्ड डिफेंस और निर्वाणा इफेक्ट्स को रखते हैं। बेसिकली ऐसी चीजों को फिनिक्स क्लैन कभी भारियों को छूने भी नहीं देगा। अगर यहाँ पे फिनिक्स क्लैन के मेंबर्स मौजूद होते हैं, तो जान के ऐसे एक्शंस फिनिक्स क्लैन के सारे पावर हाउसेस के रात को अनलीश करवा देते हैं, क्योंकि फैंग यांजिन इन्हें बचा के रखा जाता है फिनिक्स किंग या फिर कुछ ग्रेट एल्डर्स के लिए। वहीं पे जियान ने सबसे कीमती ट्रेजर में से ऑलमोस्ट 1/3 हिस्से को रिफाइन कर लिया था। जब उसकी सांसें स्थिर हो जाती हैं, वो धीरे से अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर की पावर को सेंस करता है। एट द सेम टाइम उसके रीइंकार्नेशन की जो साइकिल रुकी हुई थी, वो फिर से आगे बढ़ने लगती है। अपनी पावर पे उसका कंट्रोल बढ़ रहा था। वो सोचता है, इस रीइंकार्नेशन के बाद मेरा फर्स्ट टर्न होगा, उम्मीद है मैं सफल रहूंगा। अभी ऊपर जो डेड साइलेंट फिनिक्स आइलैंड था, वहाँ पे एक टेरिफाइंग फोर्स ने वॉइड को तोड़ दिया था और ये इकट्ठी होने लगी थी। ये फिनिक्स आइलैंड बिल्कुल शांत था, बस जियान, जूनर और बाकी कुछ लोग यहाँ पे होते हैं। ऐसा लगता है इस पर इवन वॉइड भी जम चुका हो, तारे ऐसे हिलने बंद हो गए हो। यह समय का व्यतीत होना भी धीमा था, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा 1 साल कैसे निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता। इस पूरे 1 साल में जियान ने आंखें बंद करके रखी थी। वो ब्लड रेड एनर्जी लिक्विड जो कि पहले आसपास फैला हुआ था, वो पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो चुका होता है। अब उसकी त्वचा भी थिक साइंस स्केल्स दिखाई दे रहे थे। उनमें एक अलग ही स्तर की पावर थी। खास बात ये थी कि इन स्केल्स में हम कुछ फायरी रेड फिनिक्स लाइंस को भी देख सकते हैं, जो कि उसके शरीर को डेजलिंग ओवरवेलमिंग ब्रिलियंस दे रहे थे। जियान का ऑरा ऐसा था, इसके सामने दुनिया ही कोलैप्स हो जाए। एक लंबे लंबे साइलेंस के बाद जियान ने फाइनली अपनी आंखें खोली थी। बूम की आवाज आते कि एंशिएंट एनर्जी रिपल फैलती है, जैसे कोई स्लम्बरिंग आग के
ड्रैगन जागा हो। उसकी प्रेजेंस टेबल वॉइड को कपा के रख देती है। ऐसा लग रहा था पूरा फिनिक्स आइलैंड ही धाड़ मार रहा हो। वो खूनी रंग के बादल फिनिक्स आइलैंड के डिफेंसेस को तोड़ देते हैं। फिर उस अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ ये नीचे आए थे। गूंजती हैं रंबल रंबल की आवाजें। वो ब्लड कलर क्लाउड्स विगल होते हैं। ये न जाने कहां कहां से इकट्ठे हो रहे थे। फिर धीरे धीरे करके आसमान के ठंडे क्लाउड जमीन को सरप्राइज करने लगे थे। सुनाई देती हैं हम की आवाजें। हालांकि कहने को तो हल्की थी, लेकिन इनसे चचों के दिल ट्रैम्बल हो जाए। इस शांत थंडर की आवाज के सामने जंग की पूरी शरीर की एनर्जी क्योटिक हो जाती है। इवन उसकी पूरी सांसें भी अनस्टेबल हो गई थी। वैसे देखा जाए तो दूर से लाल रंग के थंडर क्लाउड्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रेशर में से निकल रहा था उसे बस जान को पूछो। अगर इसे कंपेयर किया जाए तो उसकी सारी पे लाइटिंग ट्रेवलेशन बस जोक लगेंगी, जैसे नवजात शिशु। ये सुप्रीम थंडर था। ये बिलोंग करता है रिइंकार्नेशन के पाथ को। अगर थंडर मास्टर्स की लिनेज के लेजेंड्स के बारे में छोड़ दिया जाए तो जन किसी और थंडर को इसे कभी कंपेयर नहीं कर सकता था। वो जी लाला की आवाजें जैसे दिल को चीर रही हो। वो वर्ल्ड ऐसे ओपन होता है जैसे कोई बीच जाग रहा हो। इस पूरे फिनिक्स आइलैंड में अचानक से एक हॉरर से भरी फीलिंग फैल जाती है। वर्ड से निकलने वाला डिस्ट्रक्टिव ऑरा जन के सारे रोंगटे खड़े कर देता है। वो खतरे का सफोकेटिंग सेंस। खैर आसमान में रोल करने वाले थंडर क्लाउड्स चाहे कितने भी डरावने हो, जन असल में कोई डर महसूस नहीं करता। ये बस उसके शरीर के रिस्पॉन्स थे। उसके चेहरे पे दिखाई देती एक फायरी एक्साइटमेंट। वो कहता है समसरा ट्रिबुलेशन। तो इन ब्लडेड क्रिस्टल ब्लॉक्स के अंदर के लिक्विड ने मुझे रिइंकार्नेशन में ब्रेक थ्रू करने में सच में हेल्प की है। अगर मैं इस ट्रिबुलेशन को सर्वाइव कर जाता हूँ तो मैं ऑफिशियली रिइंकार्नेशन की फर्स्ट स्टेज में चला जाऊंगा। लेकिन ये ट्रिबुलेशन, इसकी पावर सच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस में से एक है। अगर किसी ने पहले ही तैयारियां न की हो, आसानी से यहाँ पे अपनी जान गंवा सकता है। मैं तभी क्यों कि रिइंकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट्स दुनिया के पीक पे क्यों खड़े हैं। खैर जो भी हो, जान ने इस मोमेंट का बहुत समय से इंतजार किया था। अपने आप को लगातार स्ट्रेंथन करने के बाद ही वो सेकंड नंबर की हेवरी और रिइंकार्नेशन फ्लेम को अपना बनाने का सपना देख सकता था, और तभी अपने शाओक्लन की मिस्ट्रीज के बारे में तलाश कर सकता है। जान के शरीर में से थ्रम 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 की आवाजों के साथ वो ग्लेज होली फ्लेम और ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन का ऑरा फैला था। इसमें दुखी सोल फोर्स सब मिले होते हैं। पर का जो ब्लड कलर वर्ड था, हम धीरे इनके बीच में एक लाइट ब्लड को कंडेंस होते हुए देख सकते हैं। ये चीज जैसे अपना आकार लेती है, ऐसा लगता है दुनिया की ऊर्जाओं ने अपने रंग बदल दिए हों। ये सैलाब की तरफ उसकी तरफ बढ़ती है। बस फॉर्मेशन का वो पिलर ही ट्रू रिइंकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट को अनाइलेट करने के लिए काफी था। जानवी एक फियर्स स्माइल के साथ बोलता है समसरा ट्रिबुलेशन आ जाओ। वो इस बार बस लोअर हाफ ट्रांसफॉर्मेशन में रिलाई नहीं करेगा, बल्कि इस्तेमाल होगा सारी ताकतों का। जन की हथेली ऊपर उठती है और ये दुनिया हिली थी। वर्ड बूम की वजह से शैटर हो जाता है। फिनिक्स आइलैंड में स्टॉर्म का जन्म हुआ था। ये सीधा उस थंडर ट्रिबुलेशन से टकराता है। वो बैंग बैंग बूम की आवाजें लगातार चलती हैं, लेकिन ट्रिबुलेशन चाहे कितनी भी टेरिफाइंग हो, जिस मोमेंट में जान को टच करती है, अंदर की एनर्जी कमजोर होकर डिवाओ होने लगी थी। धीरे करके डिस्ट्रक्टिव थंडर जान के फ्लैश और मेडियंस में जाता है। इससे भी अजीब बात ये थी कि कैटास्ट्रॉफिक ट्रिबुलेशन फिनिक्स आइलैंड के क्रिस्टल ब्लॉक्स के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं करती है। समय आगे बढ़ता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात थी जब आसमान के बादल डिस्पर्स होने लगे थे। वेल इसी मोमेंट में थ्रोन के ऊपर से एक एक्सट्रीमली फेंट फ्रेग्रेंस राइज होती है। एट द सेम टाइम आसमान की 10 फ्लेमिंग क्रोज जूनर के सर के ऊपर जाके रुक गए थे, जो कि अभी गहरी कल्टीवेशन में होती है। ये 2-4 बार चक्कर लगा के मर्ज होने लगते हैं उसके शरीर में। ये अलग अलग गोल्डन रूम्स में ट्रांसफॉर्म होके उसके आईब्रोज के बीच में एंटर करते हैं। जब जन इस सीन को देखते हैं उसका हार्ट टाइट हो गया था। वो कहता है सफल हुआ जूनर तुम्हारी समसरा ट्रिबुलेशन। जन को जब वो जेंटल लेकिन पावरफुल वाइब्रेशन फील हुई थी, वो तुरंत ही जूनर की तरफ दौड़ लगाता है जैसे उसकी ट्रिबुलेशन को ब्लॉक कर सके। लेकिन जूनर स्माइल करके बोलती हाँ ब्रदर जियान ये देखो। उसके आईब्रोज के बीच में समसरा की लाइट जली थी। वहीं पीछे अपीयर होता है ग्रैंड फैंटम। वो मैजेस्टिक एंशिएंट और होली। फिर गूंजती उसकी क्लियर आवाज ब्रेक। वो अपनी हथेली को उठाती है। एट द सेम टाइम उसके डिवाइन ब्रेसलेट से 5 लेगड गोल्डन क्रो ऊपर शूट हुआ था। फिर इसमें बजिंग की आवाजें गूंजती हैं, फैलती हैं ब्लेजिंग गोल्डन होली फ्लेम्स। आसमान में थंडर क्लाउड्स बन भी नहीं पाते, लेकिन फोर्सेस पहले ही उनसे टकरा जाती हैं। कानों में बैंग 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 की आवाजें जाती हैं। वो 5 लेगड गोल्डन क्रो जो कि ऊपर पहुंच चुका था, उसका गोल्डन फ्लेम से ढका हुआ हाथ उठता है और ये टैप हो जाता है समसरा ट्रिबुलेशन के बिल्कुल कोर में। अचानक से वो चर्न होने वाले बादल जम जाते हैं। फिर सुशिंग की आवाजें गूंजती हैं। ये जैसे इकट्ठे हुए थे उसे भी तेजी से बिखरते हैं। ये पूरी रिइंकार्नेशन कैलेमिटी आसानी से कोलैप्स हो गई थी, जैसे किसी ने मिट्टी झाड़ दी हो। जूनर बिल्कुल किसी फ्लेम फेरी की तरह जियान के सामने अपीयर होती
होती है और कहती ही ब्रदर जियान। जियान भी उसके दोनों हाथों को पकड़ के बोलते हैं हाँ तुम रिइंकार्नेशन की फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गई जूनियर, तुम इनक्रेडिबल हो। जूनियर भी तारीफ करती है कि बिग ब्रदर जियान भी अब रिइंकार्नेशन की फर्स्ट स्टेज पे है, आगे की जर्नी जूनियर आपके साथ चलेगी। फाइनली जियान और जूनियर दोनों ही थ्रोन की तरफ मुड़ते हैं। ये सर झुका के बोलते हैं हाँ मैं जूनियर जियान जूनियर गुजूनर फिनिक्स क्लैन को थैंक यू बोलती हूँ। फिनिक्स क्लैन की मेट्रियार्क फेंग लिवानी को 9 प्रोफाउंड फाइल आउट की मेमोरी मिल चुकी है। हम अगली बार सी ऑफ समसरा में मिलेंगे, तब तक सीनियर अपना ध्यान रखिए। वेल जो आखिरी की तो बातें थी वो दुनिया से नहीं कही गई थी, बल्कि शायद तो थ्रोन पे बैठी वुमन के लिए थे। जियान जूनियर को देख के नोट करता है, इनकी आंखों के एक इशारे पे सामने क्रैक बन जाता है और ये यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। लेकिन ये जस्ट गायब ही हुए थे तब इस डस्टी फिनिक्स आइलैंड में किसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज थी जीशुआन। ऐसा लग रहा था कुछ एंशिएंट जागने वाला हो। जहाँ तक बिंग शोयाओ और बिंग फेंग यानी कि आइस फिनिक्स की बात रही, उनकी मॉडर्नर के स्टेटस की वजह से ये यहाँ पे फिनिक्स आइलैंड को गार्ड करने के लिए रह जाते हैं। वही वे फेंग चिंग और बाकी के लोग अपनी अपनी डेस्टिनीज की तरफ बढ़ते हैं। मतलब जो भाग्य में लिखा था, अब जो भाग्य में लिखा था वो तो बदला नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही हुआ है तुम्हारे भाई के साथ। एक्चुअली में से पहले की रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही कर दी थी, फिर बीच में एक जरूरी काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। तो एक रोड के साइड की बात है जब जहाँ पे शायद कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होगा आई गेस, तो वहाँ गिट्टी और जो बालू वगैरह है सब फैला हुआ था, है ना। बाइक मे बी 20-25 की स्पीड पे मुश्किल से होगी, 15-20 की स्पीड पे, लेकिन जो आगे बाइक चला रहा था उसने मार दी ब्रेक, तो फिर तुम्हारे भाई को ही मारनी पड़ी, है ना, ब्रेक। सो फिर क्या, गिट्टी वगैरह जो भी है कुछ आगे वाले टायर के नीचे आ गया और बाइक एकदम अपसाइड डाउन, है ना। ऑल्दो हेलमेट की वजह से सर बच गया, पहले तो सर ही टकराया था जमीन से और फिर पूरा जो वजन है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर आ गया। तो ऑलमोस्ट 170 किलो वजन मान लो, है ना, टोटल मिला के, या फिर 160 हाई वुड से, तो जो भी है। तो फिर क्या है, मेजर इशू हो गया, बहुत भयंकर था मामला। तो बाद में एक्सरे वगैरह करवाया है तो फ्रैक्चर तो नहीं निकला है, लेकिन मेजर डिसलोकेशन है। ऑलमोस्ट जो हमारा पहुंचा होता है ना, जो हाथ के ऊपर का एरिया, वो कोहनी से 1 उंगली के बराबर बाहर निकल गया था, बलून की तरह फूल गए थे। तो डिसलोकेशन मेजर था। अभी डॉक्टर ने 15 से 30 दिन तक रेस्ट करने के लिए बोला है ना, नो यूज फॉर दैट हैंड। और बाकी का प्लास्टर वगैरह तो है ही। तो ये तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ राइट हैंड का यूज करके, जहाँ पे इससे पहले लेफ्ट हैंड कीबोर्ड में यूज होता है और राइट वाला माउस में, बट सब कुछ अभी चेंज हो चुका है। और एडिटिंग भी ऐसे ही मिली होगी आपको, है ना, क्योंकि मैं एक हाथ से ही काम कर रहा हूँ और इट इज ऑनेस्टली रियली हार्ड। जहाँ 1 घंटा काम में लग रहा है, वैसे तो मैं आराम ही करना चाहिए, बट बैठे बैठे मुझे मेरा मन लगता नहीं है ना, कुछ ना कुछ करने का है। तो वो ऑलमोस्ट 6-7 या फिर 10 टाइम्स ज्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि एक हाथ से ही सब कुछ करना पड़ रहा है। कोऑर्डिनेशन भी सब बेकार हो चुका है। आगे एपिसोड्स मुश्किल है कुछ दिनों तक, और हालांकि धीरे धीरे जितना मैं कर पाऊंगा उतना अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ऑल द रेस्ट का ही टाइम है तो इतना वो प्रेशर नहीं दे सकते हैं चीजों पे। ऑल द वे चीजें सेफ हैं, बट लेफ्ट हैंड काफी घटिया कंडीशन में। लेट्स सी क्या होता है। अभी हम इस एपिसोड को यहीं पे रखते हैं, ओके। आगे जो होगा देखा जाएगा। आई होप आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 दिन बाद लौट रहा हूँ इस एडिटिंग पे, ये रिकॉर्डिंग पे। तो मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है इस एपिसोड में, दिमाग एकदम हिल चुका है। इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर। तब तक के लिए स्टे सेफ। आप भी हेलमेट्स तो अवॉइड मत करिए। अगर 2 बैठ रहे हो बाइक अगर यूज कर रहे हो तो दोनों पहनो, और नहीं तो डेफिनेटली सबसे पहले हेड को इशू होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस साइड। सपोर्ट कर सकते हो आप हमें, बस सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, और मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स इट।